हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परफेक्ट स्टडी चैनल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डेटा सफिशिएंसी। और आज हमने थोड़े स्पेशल क्वेश्चंस लिए हैं डेटा सफिशिएंसी के। ये जो डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस होंगे ये डीआई के जैसे पाई चार्ट के ऊपर बेस्ड है। ये किसी वर्ड क्वेश्चन पर नहीं, 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि पाई चार्ट या ग्राफ के ऊपर होंगे। और जो अगले इसके बाद के जो डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े हाई लेवल के हैं, जो हमने प्रीवियस ईयर के कैट क्वेश्चन से लिया है। तो दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकॉन है उस पर जरूर से क्लिक करिए, क्योंकि वो क्लिक करने से ही आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे मोबाइल और ईमेल दोनों पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रक्शंस फॉर 1 2 3। Each question is followed by 2 statements A and B. Answer each question using the following instructions. If the question can be answered by using A alone but not by B, question can be answered by using B alone but not by A. If the question can be answered using either, means either A or B. Fourth, if the question can be answered by using both but not by either. एंड फिफ्थ, इफ द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द टू। मतलब कि ऑप्शन 1 मार्क करेंगे कि यदि क्वेश्चन केवल ए से सॉल्व हो जाए और बी से ना हो। 2 मार्क करेंगे यदि क्वेश्चन केवल बी के स्टेटमेंट से सॉल्व हो जाए, ए से ना हो। 3 मार्क करेंगे यदि ए से भी हो सकता है और बी से भी हो सकता है। और 4 मार्क करेंगे कि अगर दोनों को मिलाना होगा, ए और बी दोनों कंबाइन करना पड़े, लेकिन अकेले के अलग से नहीं हो पाएगा। और फिफ्थ मार्क करेंगे अगर दोनों ए और बी कंबाइन करके भी आंसर ना होता है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देख रहे हैं ये जो डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन है ये ग्राफ पर बेस्ड है। तो पहला ग्राफ है एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया से टोटल एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं अलग अलग कंट्रीज में, यूएसए, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, रेस्ट ऑफ एशिया। इंपोर्ट्स टू यूके, यूके में इंपोर्ट हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? यूएसए, रेस्ट ऑफ यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, और सबके परसेंटेज वैल्यूज दिए हैं। और यहाँ कुछ एडिशनल डेटा है। रेस्ट ऑफ एशिया मीन्स एशिया एक्सक्लूडिंग इंडिया। तो इंडिया से जो एक्सपोर्ट हो रहा है रेस्ट ऑफ एशिया में, रेस्ट ऑफ एशिया मतलब टोटल एशिया माइनस इंडिया, इसमें इंडिया नहीं आता। इंडिया अपने आप को इंडिया में तो एक्सपोर्ट नहीं करेगा। रेस्ट ऑफ यूरोप मीन्स यूरोप एक्सक्लूडिंग यूके। अब यहाँ जो यूके में इंपोर्ट हो रहा है, जो रेस्ट ऑफ यूरोप है मतलब यूरोप में यूके छोड़ के बाकी कंट्रीज से जो इंपोर्ट हो रहा है, यूके से तो यूके में इंपोर्ट नहीं होगा। टोटल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इज 1000 करोड़ रुपीस। सो ये जो एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इसका टोटल है वो है 1000 करोड़। ये है 1000 करोड़। और इंपोर्ट टू यूके कितना हो रहा है? 800 करोड़। तो ये हमारा डेटा है। अब चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल इंपोर्ट्स टू यूके इज फ्रॉम इंडिया। तो यूके में जो टोटल इंपोर्ट हो रहा है 800 करोड़ का, वो उसमें से इंडिया से कितना हो रहा है? अब आप यदि ये पाई चार्ट देखें, यहां पर इंडिया का कहीं मेंशन नहीं आता है। हालांकि एशिया का मेंशन है, ये एक है, लेकिन इंडिया एज ए कंट्री अलग से कहीं मेंशन नहीं है। तो स्टेटमेंट ए लेते हैं। यूके इंपोर्ट्स कंप्राइज हाफ ऑफ द यूरोपियन इंपोर्ट्स। अब इससे हमको क्या पता चलेगा? इसमें इंडिया का तो कोई मेंशन नहीं है। यूके इंपोर्ट इज हाफ ऑफ यूरोपियन इंपोर्ट। इससे इतना ही पता चलता है कि यूके का इंपोर्ट यदि 800 करोड़ है तो यूरोप का होगा डबल, 1600 करोड़। दैट्स ऑल। इसके अलावा और कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं मिलता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सफिशिएंट नहीं है। अभी सेकंड स्टेटमेंट लेते हैं। स्टेटमेंट बी, इंडियन एक्सपोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूट 10% ऑफ एशियन एक्सपोर्ट्स। तो ए स्टेटमेंट से तो नहीं सॉल्व हुआ था। अब बी का डेटा क्या बोल रहा है? इंडियन एक्सपोर्ट इज 10% ऑफ एशियन एक्सपोर्ट। मतलब कि इंडिया का एक्सपोर्ट यदि 1000 करोड़ है तो एशिया का एक्सपोर्ट क्या होगा? 10,000 करोड़। इतना ही पता चलता है। तो लेकिन अकेले इस डेटा से, ये जो इंडियन एक्सपोर्ट का डेटा है, इससे यूके में कितना इंपोर्ट हो रहा है इंडिया से उसका कुछ कनेक्शन नहीं है। यहां पर केवल हमको इतना पता चलता है कि इंडिया का एक्सपोर्ट कितना है, एशिया का एक्सपोर्ट कितना है, लेकिन वो उसमें से यूके में कितना जा रहा है वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। यदि हम इन दोनों को, अलग से तो नहीं हो रहा है, यदि इन दोनों को हम कंबाइन भी कर दें
कंबाइन करके भी कुछ हमको यहाँ पर अचीव नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट केवल यूके से यूरोप का डेटा दे रहा है। यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं यूके 800, हाँ, तो यूरोप कितना हो जाता है 1600। यह हो गया आपका इंपोर्ट। ठीक है, अभी आप एक्सपोर्ट यहाँ पर लिखेंगे तो इंडिया का यदि है 1000, हाँ, तो एशिया का कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 10,000। दैट्स ऑल, इसके अलावा और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। अब ये जो एशिया का 10,000 है, ये यहाँ पर इसका 22% का कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि एशिया एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसमें से यूके में कितना जा रहा है उसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो दोनों कंबाइन करके भी हमारे को आंसर यहाँ पर नहीं मिलेगा, इसलिए जो ऑप्शन होगा वो होगा फिफ्थ। क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आ जाता है 5। बाई कंबाइनिंग बोथ ऑल्सो इट कैन नॉट बी आंसर्ड। ओके, नेक्स्ट लेते हैं सेकंड। व्हाट परसेंटेज ऑफ द एशियन गुड्स इंपोर्टेड बाय यूके इज इंडियन। मतलब कि ये जो एशिया में इंपोर्ट हो रहा है, एशिया से जो इंपोर्ट हो रहा है 22% यूके के अंदर, इसमें से इंडियन कितना है। चलिए स्टेटमेंट ए लेते हैं। एशिया एक्सपोर्ट्स ओनली टू 5 कंट्रीज इन यूरोप and the export in all countries is worth the same amount. तो एशिया is exporting 5 countries, in all countries it is same amount, total value is equal। तो पहला बात तो यह है कि एशिया यदि 5 कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहा है तो एशिया का एक्सपोर्ट कितना है वो डेटा तो यहाँ पर हमारे पास है नहीं। हाँ, हमारे पास क्या है, इंडिया का एक्सपोर्ट है जो कि है 1000, लेकिन एशिया कितना एक्सपोर्ट कर रहा है वो नहीं जानते। नंबर 1 प्रॉब्लम। नंबर 2 प्रॉब्लम, जो 5 कंट्रीज है वो 5 कंट्रीज में से यूके भी इंक्लूडेड है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पर केवल 5 कंट्रीज बोला गया है, उस 5 कंट्रीज में यूके है, इसका कोई मेंशन नहीं है, तो हम इससे डेटा को निकाल नहीं सकते, इससे सॉल्व नहीं होगा। बी, इंडिया एक्सपोर्ट्स ओनली टू 5 कंट्रीज इन यूरोप। So India is exporting to 5 countries in Europe and export in all countries is worth the same amount, but the problem is same। नंबर 1 ये कि इंडिया ये जो 5 कंट्रीज में यूरोप में सप्लाई कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, उसमें ही यूके मेंशन्ड है, यूके इंक्लूडेड है, ऐसा कहीं दिया हुआ नहीं है। हो सकता है कि यूके इन 5 कंट्रीज में हो, या हो सकता है यूके इन 5 कंट्रीज में ना भी हो, तो इसका भी कोई मेंशन नहीं है, तो इससे भी सॉल्व नहीं होगा। और ऑब्वियसली हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो भी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यूके इस 5 कंट्रीज में आ रहा है या नहीं वो मेंशन है ही नहीं। तो फिर से हमारा ऑप्शन निकल के आ जाता है फिफ्थ। ये हो गया आंसर। ओके, नेक्स्ट लेते हैं थर्ड। व्हाट इज द टोटल ट्रेड अमाउंट बिटवीन इंडिया एंड यूके। अच्छा, एक चीज आप जानते ही होंगे, टोटल ट्रेड की हम जब बात करते हैं दो कंट्रीज के बीच में, तो उसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों इंक्लूड होता है। ये दोनों आ जाता है। चलिए स्टेटमेंट ए लेते हैं। हाफ ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट टू यूरोप गोज टू यूके। कुछ रेलिवेंट लग रहा है तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है वो है 1000, ठीक है, तो इसमें से यूरोप में कितना जा रहा है 26%। अब बोल रहे हैं कि हाफ ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट टू यूरोप गोज टू यूके, तो यूरोप यदि 26% है तो उसका हाफ क्या होगा, हाफ होगा यूके। तो यूके में कितना जाएगा, यूके में जाएगा 13%, है ना। यूरोप यदि 26% है तो उसका हाफ है यूके, तो इंडिया यूके में कितना एक्सपोर्ट कर रहा है 13%, यानी कि 130 करोड़। लेकिन यहां पर पूछ रहे हैं व्हाट इज द टोटल ट्रेड अमाउंट, तो इंडिया इतना यूके में एक्सपोर्ट कर रहा है वो है 130 करोड़, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया आपका इंडिया टू यूके, बट व्हाट अबाउट यूके टू इंडिया। यूके इंडिया में कितना दे रहा है उसका भी मेंशन नहीं है, और वो तो हमको ग्राफ से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ग्राफ इंडिया का एक्सपोर्ट बोलता है और यूके का इंपोर्ट देता है, तो यूके का एक्सपोर्ट का ग्राफ कहीं है नहीं। तो अभी देखते हैं स्टेटमेंट बी क्या कहता है। यूकेज एक्सपोर्ट टू इंडिया इज इक्वल टू यूकेज इंपोर्ट फ्रॉम एशिया। तो यूके इंडिया में कितना एक्सपोर्ट करता है, जितना कि वो एशिया से इंपोर्ट कर लेता है। अब एशिया से कितना इंपोर्ट करता है वो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यूके का टोटल इंपोर्ट है 800, जिसमें से एशिया से आ रहा है 22%, तो ये आपका हो जाता है 22% ऑफ 800। कैसे कैलकुलेट करें 22%, बहुत आसान है। देखिए 10% होता है 80, तो 20% क्या होगा
160। 20% यदि 160 है तो 2% क्या होगा 16, ये हो जाता है 176। सो यूके टू इंडिया इज 176 करोड़। अब दोस्तों दोनों को कंबाइन करने में जंप करने से पहले हमेशा चेक करना चाहिए इंडिविजुअली बी से सॉल्व होता है क्या। इंडिविजुअली यदि हम स्टेटमेंट बी लें तो केवल हमको यूके टू इंडिया मिलता है, इंडिया टू यूके नहीं मिलता। और यदि हम इंडिविजुअली स्टेटमेंट ए लें तो इंडिया टू यूके मिलता है, यूके टू इंडिया भी नहीं मिलता। यानी कि दोनों को यदि हम कंबाइन कर लें तो हमको आंसर मिल जाएगा 306 करोड़। ये है हमारा टोटल ट्रेड। तो ऑप्शन कौन सा निकल कर आता है? ऑप्शन 4, क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ स्टेटमेंट्स टुगेदर। यहां पर हमारा आंसर हो गया 4। ओके, तो दोस्तों ये 3 क्वेश्चंस जो थे ये पाई चार्ट के ऊपर में डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस थे। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रीवियस ईयर के कैट क्वेश्चंस पर जो डेटा सफिशिएंसी के हैं। यहां पर डायरेक्शंस ऐसे हैं, चूज वन इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन स्टेटमेंट अलोन बट नॉट बाय द अदर स्टेटमेंट। मतलब किसी भी एक से ही सॉल्व हो, दूसरे से ना हो। चूज टू इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। मतलब ए से भी हो सकता है या बी से भी हो सकता है। चूज 3 इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय आइदर स्टेटमेंट अलोन। दोनों को कंबाइन करने से ही आंसर हो। एंड 4 इफ द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ टुगेदर। दोनों को कंबाइन करके भी ना हो। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। ओके, नंबर 4, ईच पैकेट ऑफ सोप कॉस्ट ₹10। Inside each packet is a gift coupon labeled with one of the letters S, O, A and P. If a customer submits 4 such coupons that make up the word soap, the customer gets a free soap packet. Miss X kept buying packet after packet of soap till she could get one set of coupons that formed the word soap. How many coupons with label P did she get in the above process? तो आप क्वेश्चन समझे। सोप का एक पैकेट है, उसका कॉस्ट है 10 रुपीज। अब सोप के एक इसमें पैकेट के अंदर एक गिफ्ट कूपन होता है जिसमें कोई भी एक लेटर रहेगा, एस होगा या ओ होगा या ए होगा या पी होगा। और कस्टमर को ऐसे 4 कूपन प्राप्त करने हैं जिनको मिलाकर सोप वर्ड बन जाए। यदि वो कस्टमर ऐसे 4 कूपन ले लेता है जो बाय लक उसे मिल जाता है और वो सबमिट करे तो उसे सोप का एक फ्री पैकेट मिलेगा। तो मिस एक्स ऐसे पैकेट के बाद पैकेट खरीदती रही क्योंकि किस पैकेट के अंदर में क्या लेटर होगा वो तो पता नहीं है, और सेम लेटर आया तो भी वर्क नहीं होगा। हमको ये 4 लेटर अलग से मिलने चाहिए, तभी हमारा एक सोप का सेट बनेगा और तब वो फ्री पैकेट मिलेगा। अब क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कूपन्स विथ लेबल पी डिड शी गेट, मतलब पी लेबल वाले कितने कूपन मिस एक्स को मिले। अच्छा, स्टेटमेंट लेते हैं। A. The last label obtained by her was S and the total amount spent was 210. Okay, थोड़ा A को एनालाइज करते हैं। अब यहाँ दिया है कि टोटल 210 रुपीज स्पेंड हुए हैं और एक पैकेट का कॉस्ट हम जानते हैं 10 रुपीज, यानी कि टोटल कितने पैकेट्स हुए, 21 पैकेट्स हुए। और जो लास्ट लेबल था वो S था, लास्ट S था। तो लास्ट S था तो इसमें पहले P कितने हुए ये बताना बहुत मुश्किल है। A है, O है और P है, तो A, O और P में P कितने हैं ये तो हम नहीं बोल सकते। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट इटसेल्फ इज नॉट सफिशिएंट। अच्छा, अब B को लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स इज 18। टोटल हमारे वॉवेल्स कौन से हैं इसमें, A और O। तो A और O ये दोनों को मिलाकर हुए 18। ठीक है, अब A और O यदि मिलाकर 18 है तो टोटल पैकेट्स कितने हैं। अब आप A का डेटा पिकअप मत करिए 21, क्योंकि हम केवल B को इंडिविजुअली एनालाइज कर रहे हैं। जब केवल B को एनालाइज कर रहे हैं A के डेटा को भूल जाइए। तो टोटल पैकेट्स कितने हैं हमें पता नहीं है, इसमें S कितना आएगा, P कितना आएगा ये हम नहीं निकाल सकते। अब हम स्टेटमेंट A और B को कंबाइन कर देते हैं और देखते हैं क्या ये सॉल्व हो सकता है। तो हमारे पास टोटल है 21 पैकेट्स जिसमें से 18 हो गए आपके वॉवेल्स। तो S और P ये मिलाकर हो गए 3 पैकेट्स।
अब इसमें से लास्ट वाला था एस। ऐसे यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं। चलिए, ये लास्ट हमारा हुआ एस 3 पैकेट से। तो पहले के 2 पैकेट्स ये क्या हो सकते हैं? अब देखिए, यहाँ पर कोई स्टूडेंट कह सकता है कि ऐसा तो कहीं बोला नहीं गया है कि लास्ट लेवल, ओनली लास्ट लेवल वाज एस, उसके पहले भी हुआ होगा। तो ये इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है। यहाँ पर ये कीवर्ड है टोटल अमाउंट स्पेंट। उस लेडी ने, मिस एक्स ने टोटल खर्च किए 210, और यहां पर बोला गया है मिस एक्स केप्ट बाइंग पैकेट आफ्टर पैकेट टिल शी कुड गेट 1 सेट ऑफ कूपन्स, यानी कि जब तक मिस एक्स का सोप वर्ड नहीं बन जाता तब तक वो पैकेट खरीदती रही। यानी कि जब उनका सोप वर्ड बन गया, उन्होंने अपना परचेज कंप्लीट कर दिया। तो यदि यह कह रहा है कि टोटल अमाउंट वाज 210, इसका मतलब 21st पैकेट में उनका सोप वर्ड बन गया, लास्ट पैकेट में, तभी वो वहां पर स्टॉप की। तो जो लास्ट पैकेट था 21st नंबर, वो था एस, और वहां पर उनका वर्ड बन गया। अब इसके पहले ही उनको ए और ओ ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो ए और ओ मिल गए हैं, लास्ट में एस भी मिल गया है। अब यहां पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज है जरा सोचिए। एक तो है कि यहां पर हमारे 2 पी हो सकते हैं। अच्छा, क्या यहां पर 2 एस हो सकते हैं? यदि यहां पर 2 एस हो जाते तो सोप वर्ड ही नहीं बनता, पी नहीं रहता, तो 2 एस हो नहीं सकते। क्या हमारे यहां पर एक पी एक एस ये पॉसिबल है? यदि एक पी और एक एस बन जाता तो 21st पैकेट लेना ही क्यों पड़ता? क्योंकि ए और ओ तो पहले से है, ए और ओ भी है, पी और एस भी हो गया, तो फिर ये पैकेट का जरूरत नहीं है। यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया? पी टोटल कितने हुए? 2 पैकेट्स। तो पी कितने हो गए यहाँ पर? 2 पैकेट। यही पॉसिबिलिटी है, ये है हमारा आंसर। तो ऑप्शन हम इसमें ऑप्शन कौन सा लेंगे? Choose 3 if the question can be answered by using both statement together but cannot be answered by either। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन निकल के आ जाएगा 3। चलिए आगे बढ़ाते हैं। 5th, is 500 the average or arithmetic mean score of the GMAT? GMAT का एवरेज स्कोर क्या 500 है? अब देखिए फ्रेंड्स, जब ये क्वेश्चन आता है इज 500 द स्कोर, तो याद रखिए हमको एक्चुअल आंसर से मतलब नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, यदि हमारा आंसर यस में आए तो वो भी एक आंसर है, यदि आंसर नो में आए तो वो भी आंसर है। यस इज ऑल्सो एन आंसर, नो इज ऑल्सो एन आंसर, दोनों करेक्ट होता है। सो अगर ऐसा आंसर मिले कि नो 500 इज नॉट द एवरेज स्कोर, तो वो भी एक आंसर होता है। हम ये नहीं कह सकते इट कैन नॉट बी आंसर्ड, मतलब आंसर यस ही होना चाहिए ये कोई जरूरी नहीं है। अभी स्टेटमेंट 1 लेते हैं। ए, half of the people who take GMAT score above 100 and half of the people score below 100। तो यहाँ पर हाफ जनता है वो है बिलो 100, और यहाँ पर हाफ स्टूडेंट्स है जो कि है अबव 100। तो इससे क्या हमको एवरेज मिलेगा? इससे हमको एवरेज नहीं मिलेगा। इससे हमको एवरेज कब मिलता? यदि ये जो हाफ लोगों का टोटल है, ये टोटल और ये टोटल, यदि इस दोनों का रिलेशन हमको पता होता कि इक्वल है कि ग्रेटर है कि लेस है क्या है, तो हम निकाल सकते थे। इसीलिए केवल इस एक स्टेटमेंट से हमको यहाँ पर एवरेज नहीं मिल सकता, क्योंकि ये हाफ लोगों के इंडिविजुअल स्कोर्स क्या है और इनके इंडिविजुअल स्कोर्स क्या है, या इनका टोटल क्या है और ये टोटल क्या है, वो डिटरमाइन करेगा एवरेज 500 होगा या उससे लेस होगा या उससे ग्रेटर होगा। तो इससे नहीं पता चलता। अच्छा, अभी बी लेते हैं। बी में कह रहे हैं हाईएस्ट जीमैट स्कोर इज 800 एंड लोएस्ट जीमैट स्कोर इज 200। अब यदि हम केवल बी को एनालाइज करें, जीमैट का लोएस्ट है 200, हाईएस्ट है 800, तो उससे एवरेज क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। इससे थोड़ी तो एवरेज नहीं हो सकता हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू लेकर। तो केवल बी से पॉसिबल नहीं, ए से भी नहीं, बी से भी नहीं। अब हम क्या ए और बी कंबाइन कर सकते हैं? तो इधर में 200 है लोएस्ट, हाईएस्ट है 800। हाफ पीपल जो है उनका एवरेज है लेस देन 500 और हाफ लोगों का स्कोर है मोर देन 500। लेकिन लेस देन 500 में बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है, 200 और 500 के बीच में, यहां भी 500 और 800 के बीच में बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं। तो कंबाइन करके भी हमको ये एवरेज नहीं मिलेगा। अब देखिए, एवरेज 500 होगा, पॉसिबल है,
एवरेज 500 नहीं होगा, वो भी पॉसिबल है। जब दोनों पॉसिबिलिटीज आते हैं तो ये आपका हो जाता है कैन नॉट बी आंसर्ड। तो हम ऑप्शन कौन सा लेंगे? ऑप्शन 4, क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ टुगेदर। ये हो गया ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। 6th, a dress was initially listed at a price that would have fetched the store a profit of 20% on the wholesale cost. What was the wholesale cost of the dress? यानी कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है उसमें जब हम 20% ऐड करते हैं तो हमको मिल जाता है हमारा लिस्ट प्राइस। ठीक है। अच्छा, ए, आफ्टर रिड्यूसिंग द लिस्टेड प्राइस बाय 10% द ड्रेस वॉज सोल्ड फॉर ए नेट प्रॉफिट ऑफ $10। अब इसको आप चाहे तो एक्स के वे में कर सकते हैं या कुछ वैल्यू लेके भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों दिखा देता हूं। यदि आप सीपी को मान लें 100 तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 20 और आपका लिस्ट प्राइस हो जाएगा 120। अब आप ये लिस्टेड प्राइस को 10% कम कर दीजिए तो आपका न्यू लिस्टेड प्राइस क्या होगा? इसमें से आप -10% करेंगे तो क्या माइनस करेंगे? 12। ये आपको मिल जाएगा 108। तो 108 जब है आपका न्यू प्रॉफिट क्या है? न्यू प्रॉफिट है 108 माइनस 8, सॉरी 108 माइनस 100, वो आपका हो जाता है 8 रुपीज। आपका नया प्रॉफिट है 8 रुपीज। तो आपका प्रॉफिट लीजिए और कॉस्ट लीजिए। व्हेन योर प्रॉफिट इज 8, CP is 100. So when profit is 10, what is CP? 100 into 10 by 8। ये आ जाता है आपका 125। तो स्टेटमेंट ए से आंसर आ रहा है। अब फ्रेंड्स, आपको अपना कॉन्सेप्ट इंप्रूव करना है और इतना सब सॉल्व नहीं करना है। ये आपका यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको डेटा देखकर समझ में आ जाना चाहिए कि इससे आंसर आ जाएगा। आंसर आ रहा है ये चीज निकाल के यदि आप वेरीफाई कर रहे हैं, इसका मतलब अभी भी कॉन्सेप्ट को और इंप्रूव करने की जरूरत है। एक्चुअली ये कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं थी। अब देखिए, हमें यहां पर नेट प्रॉफिट दिया गया है। अब ये नेट प्रॉफिट क्या होता है? आपका सीपी और एसपी का रिलेशन होता है, करेक्ट। अब यहां पर बोला गया है कि सीपी से 20% आप यदि ऐड करेंगे तो आपको लिस्ट प्राइस मिल जाएगा, और लिस्ट प्राइस को अब यदि आप 10% कम करेंगे यानी कि 0.9 LP कर देंगे तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो होगा $10। यानी कि CP प्लस $10 इज इक्वल टू व्हाट? 0.9 ऑफ योर LP। ठीक है। या इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि CP प्लस $10 is equal to 0.9 of LP. Now what is LP? LP is nothing but 1.2 CP. Clear? तो CP plus 10 is equal to 1.08 CP. तो 0.08 CP is equal to 10. तो CP क्या हो जाता है? 10 into 100 by 8, ये आपका हो जाता है 125। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, ये अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट यदि आपका पूरा क्लियर रहा तो आपको इतना सारा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको ये डेटा देखकर आप समझ जाएंगे कि हाँ, सॉल्व करना पॉसिबल है। ठीक है। अच्छा, बी लेते हैं। द ड्रेस वॉज सोल्ड फॉर $50। तो ड्रेस यदि $50 पे सेल हुआ तो क्या इससे हमें आंसर मिलेगा? हमको इससे आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो $50 है ये विथ डिस्काउंट है या विदाउट डिस्काउंट है, ये हमें पता नहीं है। मतलब कि यहां पर जो कहा गया है कि 20% प्रॉफिट लगाकर लिस्ट प्राइस निकाला जाता है। ठीक है। अब इस लिस्ट प्राइस के बाद में इसके ऊपर कोई डिस्काउंट देने के बाद हम ये $50 पे सेल किए हैं या $50 ही लिस्ट प्राइस था, वो एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में क्लियर नहीं है। इसीलिए इस बी स्टेटमेंट से सॉल्व नहीं हो सकता। हमारा ऑप्शन आ जाएगा इसमें ए। तो ऑप्शन कौन सा लेंगे? ऑप्शन लेंगे 1। इट कैन बी सॉल्व्ड बाय एनी वन स्टेटमेंट अलोन बट नॉट बाय द अदर स्टेटमेंट। तो ए से सॉल्व हो रहा है लेकिन बी से नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा आंसर यहां पर आ जाता है 1।
आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेते हैं 7th। रवि स्पेंट लेस देन ₹75 to buy 1 kilogram each of potato, onion and gourd. Which one of the three vegetables bought was the costliest? तो रवि ने 75 से कम खर्च किए, कितने का खर्च किए एग्जैक्टली वो नहीं पता है, और कह रहे हैं 1 kg ईच। तो पोटैटो, ऑनियन, गॉर्ड कितना कितना उसने परचेज किया, 1 kg 1 kg 1 kg ईच। ईच मतलब तीनों के 1-1 kg। अब कह रहे हैं कि तीनों में से सबसे कॉस्टली कौन सा था। चलिए ए लेते हैं। 2 kg पोटैटो एंड 1 kg गॉर्ड कॉस्ट लेस देन 1 kg पोटैटो एंड 2 kg गॉर्ड। तो इसका एक इक्वेशन बना लेते हैं। 2 पोटैटो लिख लेते हैं 2p प्लस 1 kg गॉर्ड 1g इज लेस देन, दिस इज लेस देन 1 kg पोटैटो 1p प्लस 2 kg गॉर्ड। ठीक है, तो ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। अब आप यदि इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2p माइनस p इज लेस देन 2g माइनस g, यानी कि पोटैटो इज लेस देन गॉर्ड। तो इससे इतना ही पता चलता है कि पोटैटो का जो प्राइस है वो गॉर्ड से कम है, यानी कि पोटैटो तो कॉस्टलीस्ट नहीं हो सकता, लेकिन गॉर्ड कॉस्टलियर है कि ऑनियन कॉस्टलियर है, ये दोनों में हमें अभी इंफॉर्मेशन नहीं है। मतलब कि इस ए स्टेटमेंट में गॉर्ड और ऑनियन जी एंड ओ ये दोनों का कोई रिलेशन हमें नहीं मिलता, तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। सो ओनली ए इज नॉट सफिशिएंट। चलिए अब बी लेते हैं। 1 kg पोटैटो एंड 2 kg ऑनियन 1p प्लस 2o। ये ऑनियन, ये देखिए ये 20 नहीं है, ये 2o है। हाँ, मैं कुछ तक मार्क करता हूं इसके ऊपर। टुगेदर कॉस्ट द सेम इज इक्वल टू 1o प्लस 2g 1 ऑनियन प्लस 2g। ठीक है, तो अब हम ऑनियन को यदि इधर ले आए तो हमको क्या मिलेगा, p प्लस o, p 2o माइनस 1o, ये 10 नहीं है, ये o है, ऑनियन है। p प्लस o विल बी इक्वल टू व्हाट, 2g। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है, 1 kg gourd is equal to p plus o by 2. That means in simple language it is average of potato and onion. तो एक चीज देखिए फ्रेंड्स, यदि गॉर्ड का प्राइस पोटैटो और ऑनियन का एवरेज है तो इसका मतलब गॉर्ड पोटैटो और ऑनियन के बीच में सिचुएटेड होगा, यहां पर ध्यान दीजिए, या फिर ओ पी और जी ऐसा हो सकता है। क्या तो गॉर्ड पोटैटो और ऑनियन ये यहाँ है या ऑनियन और पोटैटो यहाँ है। अब यदि हम इसे एक टाइम का नंबर लाइन के हिसाब से देखें, हमें पता है स्टेटमेंट ए से, अब इसमें से क्या हम बता सकते हैं कि कॉस्टलीस्ट कौन है। यदि हम केवल स्टेटमेंट बी को देखें, केवल स्टेटमेंट बी को देखें तो ऑनियन भी कॉस्टलीस्ट हो सकता है और पोटैटो भी हो सकता है, गॉर्ड तो नहीं है, इतना तो क्लियर है। तो ओनली बी से भी सॉल्व नहीं होगा। अब हम यदि ए और बी दोनों को कंबाइन करें तो हमें पता है कि P इज लेस देन G, P इज लेस देन G, यानी कि ये वाला गलत है। इसका मतलब ये हमारा आंसर निकल कर आता है और कॉस्टलीस्ट कौन सा हो जाता है, ऑनियन। दिस इज द कॉस्टलीस्ट। ठीक है, तो कंबाइन करके हमें यहां पर आंसर मिल गया, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 3 बाय कंबाइनिंग। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस पसंद आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे जरूर से लाइक करिए और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लीजिए। उसके बगल में बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक करिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको ईमेल और मोबाइल दोनों पर मिलते रहें। हमने पहले भी इस तरह के डेटा सफिशिएंसी, डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर वीडियोस बनाए हैं। उनका जो लिंक्स है आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, यहाँ पर सामने भी आपको फ्लैश मिलेगा। और हमारा एक डेली इंग्लिश न्यू पैटर्न वीडियोस का सीरीज चल रहा है, उसको भी आप देखिए ताकि इंग्लिश के नए पैटर्न्स का ऑलमोस्ट डेली आपको प्रैक्टिस होता रहे। अपने फ्रेंड्स को जरूर ये वीडियोस शेयर करिए ताकि उनको भी इसका पूरा बेनिफिट मिले। कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और किस तरह के वीडियोस आने वाले दिनों में आप चाहते हैं।
हमारा फेसबुक ग्रुप, फेसबुक पेज और हमारा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है, वो लिंक्स आप देख सकते हैं। आप हमारे फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन करके वहाँ अपने क्वेश्चन सॉल्यूशंस पोस्ट कर सकते हैं, हमें ईमेल भी कर सकते हैं यदि आपको कोई भी डाउट, क्लैरिफिकेशन या क्वेरी हो। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे, अभी तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।